हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम बीएससी प्रथम वर्ष बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो हमारी एक केमिस्ट्री क्लास की सीरीज चली है, उस सीरीज का हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको 2 क्लास पढ़ा चुके हैं और 2 क्लासों में हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी केमिस्ट्री का, उस पर डिस्कस किया था। पहली क्लास में आपको हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताए थे और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को डिस्क्राइब किया था ऊपर से। सेकेंड जो क्लास थी उसमें हमने आपको 5 के 5 जो हाइब्रिडाइजेशन थे उनमें से ऊपर के 3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल्स में बताया था और ये बताया था किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तीनों में सबके एग्जांपल्स के साथ पूरा डिटेल से बताया था किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, किस तरीके से ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं और किस तरीके से हम उनका स्ट्रक्चर निकालते हैं, जियोमेट्री निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पिछले वीडियोस समझ में आएंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, वहां जाके आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। वरना आप यूट्यूब पर सर्च मारिए वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस और वहां से देखिए जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर अभी आपको बीएससी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास पर। तो आज की क्लास में अब हम बात करेंगे आपका जो 4th टाइप था हाइब्रिडाइजेशन का, sp2 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आपका 4th टाइप था sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले अभी तक हमने 3 की बात की थी, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हमने आपको बताया था कि देखिए जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ता, sp3 के बाद sp4 क्यों नहीं होता। तो इसका रीजन ये होता है कि हम जानते हैं आपका जो p ब्लॉक होता है उसमें कितने 3 होते हैं। अब 3 में होते हैं तो मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है इसके लिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल ही अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए हम sp4 नहीं कर सकते। तो sp3 के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स भाग लेगी वो आएगी आपकी d ब्लॉक, और जब d ब्लॉक आपका एंटर हो जाएगा तो d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और उन 5 ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। मतलब हम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं पेयर और अनपेयर के रूप में। अब इसी तरीके से अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 खाने हैं और उन 5 खानों में हम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अगर भरने जाएंगे तो हम यहाँ पे डी में कितने मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपका अगला हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है इसकी डेफिनेशन में, देखिए बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जिनकी जो हमने अभी तक आपको सारी डेफिनेशंस बताई है। इसमें क्या होगा, जब किसी एटम की 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और क्या है अभी तक अब एक हमारे पास एक और बढ़ गई d ऑर्बिटल। तो जब किसी एटम की 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक d 1d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं तो हम क्या हो जाएंगी, हमारे पास 1s 3p यानी कि 4 और एक d, मतलब टोटल 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही हैं। तो जब किसी एटम की 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं तो क्या होता है, मिक्स होने के बाद हमारे पास 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, 5 ऑर्बिटल्स मिक्स हुई और 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। इस फिनोमिना को हम कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक देखिए जो आपके हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक्स थे उसमें आपकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बाद में बनके आ रही थी वो सेम साइज की थी, सेम शेप की थी और एनर्जी लेवल में इक्वल थी। लेकिन आपका जो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो आपकी ऑर्बिटल्स का शेप होता है वो आपस में, मतलब जो 5 ऑर्बिटल्स होती है वो आपस में सेम नहीं होती हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो पहली 3 ऑर्बिटल्स होती हैं वो तीनों ऑर्बिटल्स एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करती है। मतलब हमारी जो 3 ऑर्बिटल हैं वो किसी न किसी तरीके इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाएंगी।
हमारे जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, या हमने क्या लिया कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ट्रायंगल हम इस तरीके से बना सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एक तरीके से एक ट्रायंगल हमारा इस तरीके से बनना है। ठीक है, तो जो हमारे 3 ऑर्बिटल हैं ये ट्रायंगल बना लेंगी। अब हमारे पास टोटल न्यू बनी है 5 ऑर्बिटल्स, और ये हमारे पास हमने 3 यहाँ पे शो कराई हैं, तो बाकी की 2 ऑर्बिटल्स कहाँ होंगी? तो जो हमारी फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स होती है वो एक ट्रायंगल की शेप बना लेती हैं। और इन ट्रायंगल की शेप में देखिए हमने आपको बताया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब ट्रायंगल वाला बनता है जाके, तब आपके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। कितना होता है? 120 डिग्री। मतलब जो आपका ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल में 3 ऑर्बिटल्स के बीच, ये मतलब जो 3 अगर हम बात करें इन 3 की, तो ये तीनों हमारे क्या है? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जब आपकी ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इन तीनों में से जो भी किन्हीं भी 2 ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120। मतलब यहाँ पर भी 120 होगा। अगर हमने नहीं शो कर पा रहे अलग बात है, लेकिन जो एंगल है वो कितना होगा? 120। तो यहाँ पर 3 की 2 बात होगी। अब बची जो टोटल 5 थे उसमें से 2 ऑर्बिटल सेम अभी बच गए यहाँ पर, तो वो कहाँ होती हैं? तो ये जो हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं 3, ये एक प्लेन पे होती है ट्रायंगल के रूप में, और बाकी की जो 2 ऑर्बिटल होती हैं इसके परपेंडिकुलर होती हैं। एक प्लेनर होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ ऑर्बिटल इस तरीके से होगी और एक इसके नीचे की साइड की है, हम यहाँ पे छोटी सी शो करा सकते हैं, क्या कि एक इसके नीचे की साइड में हो जाएगी। तो अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से फिगर बनाने की तरफ जाते हैं तो किस तरीके से हो सकता है इसका फिगर? देखिए, अगर हमने ये ट्रायंगल इस तरीके से ले लिया और ये 3 ऑर्बिटल्स, तो इसकी जो ऊपर वाली ऑर्बिटल होगी वो इस तरीके से हम थोड़ा बड़ा दिखाएंगे, और जो इसके नीचे की ऑर्बिटल होगी वो हम यहाँ से दिखाएंगे इसके नीचे। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स होंगी वो एक प्लेन में होंगी, और बाकी की जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, एक नीचे और एक ऊपर। तो जब हम जानेंगे अब नीचे ऊपर है तो मतलब ये इस तरीके से लीनियर शेप में होंगी, और जब ये लीनियर शेप में होंगी तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा पास 180 डिग्री। तो देखिए हमारे पास जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि जब किसी ऑर्बिटल की एक s ऑर्बिटल, जब किसी एटम की एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के बाद 5 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। इन 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की पोजीशन क्या होती है कि आपकी 3 ऑर्बिटल जो होती है वो एक ट्रायंगल का निर्माण करती है, एक ट्रायंगल बनाती है, इनके बीच में एंगल आपका 120 का होता है, और बाकी की 2 बची हुई 2 ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे पे 180 डिग्री पे होती है। मतलब ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी, ट्रायंगल के परपेंडिकुलर होंगी, और वो क्या करेंगी? वो आपस में 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो बात करते हैं कि इस तरीके का जो ट्रायंगल होता है, इस तरीके की जो शेप होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें क्या होता है? देखिए हमने सारा तो बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा या ज्योमेट्री कैसी होगी। तो ये जो ज्योमेट्री होती है हमारी, इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं, इस ज्योमेट्री को कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या कहते हैं? इस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो जिन एटम्स में हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, और इनके भी जो एंगल होता है वो क्या होता है? 120 डिग्री एंड 80 डिग्री। 2 प्रकार के एंगल पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये एंगल? ये चीज हमने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है नाम, और वो नाम आता है आपका PCl5। कौन सा? PCl5, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अब हम बात करेंगे कि PCl5 मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है और उसकी शेप क्या होगी। तो वही फिर अपनी वही हेडिंग डालेंगे। कल जैसे पिछली क्लास में हम देख रहे थे, क्या? फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5, इसका हमें करना है फॉर्मेशन।
तो देखिए हमारे पास जो आपका मॉलिक्यूल दे रखा है वो दे रखा है PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इस मॉलिक्यूल में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है फास्फोरस यानी कि P, और इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है फास्फोरस का वो होता है आपका कितना 15। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 15। हम जानते हैं जब हम आपकी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कराते हैं तो इसके लिए चाहिए हमें कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स क्या होगी। तो जो फास्फोरस का आपका अगर हम सीधे सीधे इसका करें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। यहाँ से देखिए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब इसके बाद आएगी 3s2 की बात, तो 3s2 12 हो गए, और 3s2 के बाद आएगी 3p की, तो 3p के बाद यहाँ पे हो गए 3। और अगर हम बात करें 3d की इसके बाद तो वो हो जाती है आपकी वैकेंट। अगर हम फास्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 3p3 में 3 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए, मतलब हाफ फिल्ड हो गया ये। और इसके बाद जो आपका ऑर्बिटल आता है 3d वो होता है पूरी तरीके से वैकेंट। जब ये आपका पूरा वैकेंट होता है तो हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि जो आपका p एटम होता है वो किस तरीके से होता है। p एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की बात करें तो हम लास्ट से ऑर्बिटल्स उठाएंगे। आपका जो 3s है यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों फिल हो गए। और आपका जो 3p है यहाँ पे भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है सब में। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो हमारा जो फास्फोरस एटम होता है उसमें ग्राउंड स्टेट में आपकी जो 3p ऑर्बिटल्स होती है उसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपकी जो 3d वाली ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, पूरी तरीके से वेकेंट होती है। लेकिन हम जानते हैं कि जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस जो होती है वो आपकी होती है जाके एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि उत्तेजित अवस्था में। तो जब हमारा p एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो क्या होता है, तो जब p एटम हमारा एक्साइटेड स्टेट में होता है तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में पहुंच जाता है। क्या होता है, 3s का एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से निकल जाएगा और वो कहां जाएगा, वो जाएगा 3d के पास। यहां से 3p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गया, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपका आ गया 3d में। ठीक है, तो यहां से देखिए अब यहां से आपकी एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। तो ये कितनी है आपकी ऑर्बिटल्स, ये सारे ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये सब मिलके क्या बनेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये सब मिलके करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया, जब अब जो हमारा मॉलिक्यूल था मेन क्या था, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें आपका जो सेंट्रल एटम था वो फास्फोरस था, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। जब हमने इसका एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमारे पास आया कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें जो है 3s2 और 3p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब हमारा फास्फोरस एटम जो है ग्राउंड स्टेट में होता है तो आपके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, और जो आपका 3d ऑर्बिटल है वो पूरा वैकेंट होता है। लेकिन जब यही हमारा ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तब क्या हो जाता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन 3s वाला 3d में पहुंच जाता है, और इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, जो 1s है यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाता है, 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और एक 3d में, मतलब हमारे पास 5 अनपेयर फील्ड हो, जो 5 ऑर्बिटल्स है वो हाफ फील्ड हो जाती हैं। तो इसके बाद जो हम इनकी बात करेंगे तो किस तरीके से होगा देखते हैं। क्या होगा, हमारे पास एक थी s ऑर्बिटल। हम जानते हैं s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, गोल होती है। ये तो हो गई आपकी s ऑर्बिटल। फिर बात करते हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल हमने 3 ली है, और 3 p ऑर्बिटल में हमने आपको बताया था कि आपकी जो पहली वाली ऑर्बिटल होती है वो होती है px ऑर्बिटल, और x एक्सिस की हमारी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है।
तो हमारी ये वाली ऑर्बिटल हो गई, जो हो गई आपकी पी एक्स ऑर्बिटल। अब इसके बाद हम बात करें दूसरी पी ऑर्बिटल की, वो होती है पी वाई, और वो होती है हमारी इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी पी वाई ऑर्बिटल। इसके बाद बात करके तीसरी ऑर्बिटल की, और तीसरी ऑर्बिटल होती है पी जेड, जो कि थोड़ा इस तरीके से होती है हमारी पी जेड ऑर्बिटल। तो ये हो गई हमारी 3p, मतलब p की 3 ऑर्बिटल्स। अब हम बात करेंगे इसके बाद डी ऑर्बिटल की। तो जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी शेप हमारी किस तरीके से होती है, तो डी ऑर्बिटल की शेप हमारी इस तरीके से होती है कुछ। ये हो गई हमारी डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल में भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गई आपकी डी ऑर्बिटल। जब हमारे इतनी सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी, ये यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 1s 3p और 1d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगी, तब हमारे पास जो शेप बनेगी जाके, वो क्या बनेगी जाके, अभी हमने आपको बना के दिखाई थी। एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, और इसकी एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर होगी, और एक हम इधर से दिखा दें, चाहे इधर से थोड़ी बड़ी दिखाएंगे जो परपेंडिकुलर वाली होगी, इसीलिए लगे कि हाँ इसके परपेंडिकुलर है, और ये एक ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास जो ऑर्बिटल निकल के आए हैं वो है आपकी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हमारे पास निकल के आ गए sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या हुआ, जब हमारी एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास ये निकल के आ गया फास्फोरस एटम जो था वो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इस शेप में आ गया। कौन सी ये शेप थी, ये शेप थी हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब क्या आता है, ये तो हमारा हो गया फास्फोरस एटम। अब चूंकि जो हमारा मॉलिक्यूल था वो क्या था, वो था हमारा PCl5। PCl5 मॉलिक्यूल था। तो इसकी स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास Cl एटम की बात करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, जो आपका Cl एटम होता है उसके पास जो लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, जो Cl एटम होता है उसमें एक 3pz की जो ऑर्बिटल होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन वेकेंट रहता है। अब चूंकि ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स बन के आई थी, तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारे पास इनके लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो गया ये हो गया आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है Cl एटम का, तो Cl एटम में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है 3pz ऑर्बिटल में। तो वो 3pz ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल के साथ, हर एक ऑर्बिटल के साथ क्या मिक्स हो जाती है, और क्या ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद हमारा PCl5 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास मिक्स होगी Cl एटम की, ये क्या है 3pz ऑर्बिटल ऑफ Cl एटम। ये Cl एटम की 3pz ऑर्बिटल है, और ये सारी तरफ जाके हर ऑर्बिटल के साथ आपस में ओवरलैप करेंगे जाके। ये देखिए सारी की सारी ऑर्बिटल्स यहाँ पे जाके ओवरलैप करेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो ऑर्बिटल थी वो हमारी थी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, और वो किसकी थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ C। ये थे आपकी फास्फोरस एटम की। क्या थी, ये वाली जो ऑर्बिटल थी वो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल थी फास्फोरस एटम की, और ये वाली जो ऑर्बिटल्स है वो आपकी क्या है, ये 3pz हाइब्रिड 3pz ऑर्बिटल है Cl एटम की। तो यहाँ से क्या हुआ, जो सेंट्रल एटम था वो हमारा था P, तो ये हमारा P सेंट्रल एटम हो गया। अब हम बॉन्ड की बात करें तो एक यहाँ से Cl इधर से जुड़ गया, एक Cl इधर आके जुड़ गया, एक Cl नीचे जुड़ा, और इसके बाद एक Cl बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर, और एक ये Cl परपेंडिकुलर। तो ये आपकी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से इनकी जो अलग अलग ऑर्बिटल्स होती हैं, 3 ऑर्बिटल्स होती है ट्राइपोलर प्लेनर के रूप में होती हैं, और बाकी की जो 2 ऑर्बिटल्स होती है इस प्लेन के
परपेंडिकुलर होती है, तो इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है, तो इन तीन के बीच जो आपका एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। और लेकिन जो ऊपर वाली होती है इनका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपने पुरानी क्लासेस अगर देखी तो ये चीजें काफी टफ नहीं है, ये भी एक तरीके का टाइप था। अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। अगला टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखिए 4 हाइब्रिडाइजेशन आपने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, और सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल एक तरीके से ही होते हैं। फर्क होता है केवल ऑर्बिटल्स का, किस तरीके से ऑर्बिटल्स बढ़ती जाती है और उनकी शेप में आपका चेंज आता जाता है। तो अब हम बात करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसमें क्या होगा आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, एक s ऑर्बिटल होगी, 3 p ऑर्बिटल होगी और 2 d ऑर्बिटल। इनको आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपके पास 6 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी। चलिए देखते हैं कि जब किसी एटम की 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल क्या है, जब किसी एटम की 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं, तो मिक्स होने के बाद क्या होता है, 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या हो जाता है, 6 नई ऑर्बिटल, यहाँ पे देखिए एक s ऑर्बिटल, 3p और 2d, टोटल 6 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया गया। और मिक्स होने के बाद आपके पास 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। जब फॉर्मेशन हो गया तो क्या हुआ, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है वो सेम साइज, सेम शेप और एनर्जी लेवल में बिल्कुल इक्वल होती हैं। और जब एनर्जी लेवल में बिल्कुल इक्वल होती हैं तो इनके बीच, देखिए पिछला वाला जो हाइब्रिडाइजेशन था वहां पे जो ऑर्बिटल्स थी वो इक्वल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर की जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में फिर इक्वल है, जैसे कि हमारे पीछे के हाइब्रिडाइजेशन में चलता चला आ रहा था। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जब हाइब्रिडाइजेशन में सारी इक्वल हो गई तो इनमें जो प्रत्येक 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल होगा, वो कितना 90 डिग्री का होता है। मतलब प्रत्येक ऑर्बिटल के बीच 90 डिग्री का एक कोण पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, ये इस तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी चीज जो आपका इस तरीके के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होती है, वो आपकी होती है ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल्स की ज्योमेट्री होती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसा कि हमने हर आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल बताया, तो इसका भी बताएंगे। एक बार फिर देख लेते हैं क्या होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जब किसी एटम की 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाती है, तो मिक्स होने के पश्चात 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, जो सेम साइज की होती है, सेम शेप की होती है और उनका एनर्जी लेवल भी बिल्कुल सेम होता है। जब ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर नहीं बनती है, तो इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है सबके बीच, वो कितना होता है जाके 90 डिग्री का। मतलब जो 6 हमारी sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनका फॉर्मेशन हुआ, उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। और इस तरीके के मॉलिक्यूल जिनमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता, उनकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें हमारा ये वाला हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो सीधे सीधे हम नाम जानते हैं मॉलिक्यूल का, SF6। SF6 यानी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्या है, SF6 यानी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे हमारा भाई फॉर्मेशन ऑफ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं होता है SF6। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, SF6। तो देखिए जैसे कि हमने सारे जो भी मॉलिक्यूल लेते हैं उसमें एक हमारा होता है सेंट्रल एटम। तो इस मॉलिक्यूल हमारा जो है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसमें भी हमारा एक सेंट्रल एटम है और वो है हमारे पास कितना, S। एक S है और उससे 6 फ्लोरीन आइटम जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं S की। तो S जो होता है सल्फर, इसमें हमारा पास जो एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का वो होता है 16। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से
पिछली बार देखिए हमारे पास फास्फोरस था, उसका था 15। फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब कि बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा 2s2 2p6 3s2 और 3p में मैक्सिमम हो सकते हैं 6। तो यहाँ पे पिछली बार हमारे पास 3 हुए थे, इस बार हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन और हमारा जो 3d था वो वैकेंट रहेगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसमें होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, जो आपका SF6 है इसमें सेंट्रल एटम है S, तो इसकी हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट में इसकी क्या पोजीशन होती है। तो S एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम एक तरफ से पहले भरते हैं और फिर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो हम दूसरी तरफ से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 3p में 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और जो हमारा 3d ऑर्बिटल है वो क्या है, वो पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है। मतलब 3d ऑर्बिटल में हमारे पास अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। तो ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट की बात। लेकिन जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती है आपकी एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में s एटम की पोजीशन क्या होगी, तो s एटम इन एक्साइटेड स्टेट, x एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में हमारा 3s का एक इलेक्ट्रॉन और 3px का एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से उठ के चले जाते हैं 3d में। तो जब यहाँ से 3d में चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3s में एक इलेक्ट्रॉन बचा, 3px का जो एक पेयर था वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आपके 3d में चले गए। जब 3d में चले गए तो हमारे पास 3d में अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक्साइटेड स्टेट में जो सल्फर एटम है आपके, जो सेंट्रल एटम है सल्फर, उसमें क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4 5 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स उपस्थित हो गई। जब हमारे पास 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गई तो अब क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d, ये सब ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगी और मिक्स होने के बाद क्या करेंगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगी। क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएगी और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास क्या शेप थी, वो हमारी जो शेप थी वो थी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हमारी शेप थी। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से होगी ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ऑक्टाहेड्रल शेप के लिए देखते हैं, हम जानते हैं जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो आपकी s ऑर्बिटल होती है उसकी शेप कैसी होती है, गोल। तो एक s ऑर्बिटल की बात करें तो ये देखिए हमारे पास s ऑर्बिटल हो गई गोल। थोड़ा ऊपर से बनाएंगे फिगर, इससे बहुत आराम से पूरा आ जाए गोल पे। तो देखिए s ऑर्बिटल जो होती है वो हमारी होती है इस तरीके की, इसकी शेप होती है गोल। अब बात करें 3p ऑर्बिटल, तो 3p ऑर्बिटल में हमारे पास px py pz। तो px की जो हमारी शेप होती है वो लीनियर होती है और ये हमारे पास हो गई px ऑर्बिटल। इसके बाद हमारे पास आती है py और py जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो ये py हो गई। और pz की बात करें तो वो हमारे पास इस तरीके से होती है और ये हो गई हमारी pz। तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ये हो गई। अब हम बात करेंगे d ऑर्बिटल की। तो जो d ऑर्बिटल होती है उसकी जो शेप हो जाएगी वो पहली ऑर्बिटल की शेप तो इस तरीके से हो जाएगी और इस ऑर्बिटल का जो नाम होता है वो होता है हमारा dx² y²। ये होता है हमारा d का पहला ऑर्बिटल। यहाँ पे ये जो होती है y होती है और ये होती है x। अब इसके बाद हम जो दूसरी आपकी d की ऑर्बिटल है वो क्या होगी, वो हमारी ये ऑर्बिटल होगी, ये होगी आपकी d की z ऑर्बिटल, dz²। इसका नाम होता है dz²। ये यहाँ से हमारे पास ऑर्बिटल s p और d, 1s 3p और 2d, ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी और मिक्स होने के बाद क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी और हमारे पास 6 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। जो 6 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होने जा रहा है
उनकी शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो अगर हम उनकी शेप के बारे में बात करें तो देखिए इस तरीके से पूरी तैयार होंगी जाके। ये हमारा फिगर तैयार होता है जाकर ऑक्टाहेड्रल शेप का। इसमें देखिए ये जो होता है वो एक प्लेन में होती है आपके, ये वाली 4 ऑर्बिटल जो प्लेन में होती है, और बाकी की जो 2 ऑर्बिटल है ऊपर और नीचे वाली, ये कहाँ में होती है, ये होती है जाके आपकी परपेंडिकुलर। ये तो आपकी प्लेन में है पूरी, और ये है आपकी परपेंडिकुलर। लेकिन हर ऑर्बिटल्स के लिए जो आपका एंगल होता है जाके वो कितना होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री। ये होती ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती किसी भी एटम में, ऐसे एटम जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो देखिए जब ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो आपका सेंट्रल एटम था सल्फर, उसने एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और उसकी जो 2 d ऑर्बिटल थी आपस में मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ये हमारे पास क्या बनाने, इसने 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनका फॉर्मेशन कर दिया। ये हमारे पास क्या है, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो हमारी ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी वो क्या करेंगी, एक हमारा जो फॉर्मूला होता है SF6, मतलब वो फ्लोरीन की जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके साथ ओवरलैपिंग करेंगी। फ्लोरीन के पास जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो आपकी फ्लोरीन एटम होगा उसकी एक ऑर्बिटल से क्या करेंगी, ओवरलैपिंग करेंगी, और फिर क्या बना लेंगी, SF6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगी। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन एटम में किस तरीके से होगा। तो आपका जो फ्लोरीन एटम होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन युक्त जो भी आपकी ऑर्बिटल होगी वो कौन सी होगी, वो होगी 2pz। और 2pz ऑर्बिटल जो होगी एक इलेक्ट्रॉन युक्त, वो ओवरलैपिंग करेगी आपकी जो आपका सेंट्रल एटम S है उसकी ऑक्टाहेड्रल शेप से। तो देखिए अगर हम ये बताते हैं, ये हमारी शेप क्या है कि ये हमारी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन एटम की 2pz, फ्लोरीन जो होता है उसका हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो अगर हम इसके 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p3, 2p6 की जगह क्या आ जाएगा 5, 2p5 हो गया। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम ग्राउंड स्टेट में इसकी पोजीशन देंगे तो हमारे पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो आपकी 2pz ऑर्बिटल, ये वाली जो ऑर्बिटल है ये क्या होगी, हाफ फिल्ड होगी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जो हमारे पास ये 6s ऑर्बिटल बन के आई है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आई है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी ये pz वाली जो ऑर्बिटल है इसके साथ ओवरलैपिंग करेगी, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऑर्बिटल के साथ एक फ्लोरीन एटम ऐड हो जाएगा और आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा SF6। तो देखिए अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की तो ये तुम्हारी आपकी हो जाएगी pz ऑर्बिटल। अब वो कहा है कि ऑर्बिटल है ऑर्बिटल ऑफ F एटम, यानी फ्लोरीन एटम की pz ऑर्बिटल सारी जगह ओवरलैपिंग करा देंगे, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगी। ये देखिए ये क्या हुआ, जो सेंट्रल एटम था हमारा सल्फर था उसके साथ जो 6f एटम यानी फ्लोरीन एटम की 6 2pz ऑर्बिटल्स थी उन्होंने ओवरलैपिंग की, और ओवरलैपिंग के बाद इस तरीके से हमारे पास ये देखिए s एटम है और ये सब फ्लोरीन एटम है। ये सब क्या है, फ्लोरीन एटम है जो साइड में जाके ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारे पास F F F
एफ एफ और एफ। जो आपकी ये वाली है ये एक प्लेन में होंगी और बाकी की ये जो दो ऑर्बिटल दो फ्लोरीन एटम है वो परपेंडिकुलर इस तरीके से शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी SF6 मॉलिक्यूल की। तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ऐसे मॉलिक्यूल SF6 जैसे जो आपके हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आपके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उन मॉलिक्यूल्स में आपका एस जो है उनकी जो शेप होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल शेप। और उस शेप को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जो SF6 मॉलिक्यूल था हमारे पास, इसमें पाया जा रहा था हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और पूरी प्रोसेस के हम देख सकते हैं किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर निकल के आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हाइब्रिडाइजेशन के सारे टाइप्स थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो भी आपने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बीएससी की क्लास के लिए। तो आपके जो टाइप्स थे हाइब्रिडाइजेशन का, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन का पोर्शन था वो लगभग यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो आज की क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।